अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। सेंट्रल एशिया में जो जंग जारी है ये फैलती चली जा रही है और बराह रास्त बिलवास्ता या बिलावास्ता तकरीबन 12 ममालिक इस जंग के साथ अब मुंसलिक हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि पाकिस्तान इस जंग से अब कैसे दूर रहे, क्योंकि हौसी बागियों ने सऊदी अरब पर हमला किया है और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा है वो अब उस बॉर्डर के ऊपर पूरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। अब अगर मजीद वहां से हमले हुए तो पाकिस्तान उसका जवाब सऊदी अरब की तरफ से देगा, क्योंकि मुआहदा यही था कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर तस्वुर किया जाएगा। तो 12 ममालिक इस जंग में लड़ रहे हैं। अमेरिका, ईरान, कुवैत, बहरीन, उर्दून, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, लबनान, इसराइल, अमेरिका और पाकिस्तान अब इसमें जुड़ गया है। तो अब ये जो सूरत हाल है इसमें देखना ये होगा कि सालिस कोशिश तो कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, किसी तरह से 10 दिन का वक्फा आ जाए। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, कतर कोशिश कर रहा है, इराक कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों ही इस हक में नजर नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमले मुसलसल जारी रहेंगे। आयतुल्लाह मुश्तबा अली खामनाई कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत की कोई अहमियत नहीं है और किसी किस्म की धमकी में नहीं आएंगे और जवाब देंगे। अमेरिका अपनी पूरी माइट के साथ हमले कर रहा है। फुल स्केल वॉर इस वक्त जारी है, लेकिन भरपूर फौजी कुव्वत होने के बावजूद वो एक स्ट्रेटेजिक डेडलॉक में फंसा हुआ है। जो उसके मकासद थे उसको हासिल नहीं कर पा रहा। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की गिरफ्त कमज़ोर नहीं हुई है। ईरान का नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन जितना ईरान का नुकसान हुआ है उसी अंदाज से, जितने हमले ईरान पे हुए उसी अंदाज से हमले अमेरिका के इत्तेहादियों पर और वहाँ पर अमेरिकी एसेट्स पर हो रहे हैं। अमेरिकी फ़ौजियों का जानी नुकसान भी अच्छा खासा हो चुका है। 17 हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं, 100 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। 37.5 अरब डॉलर का अमेरिका इस नई जो 11 दिन की जंग है और 12वें दिन में अब दाखिल हो रही है, इसमें नुकसान कर चुका है। तो दोनों तरफ नुकसान हो रहा है, लेकिन दोनों टूटने का नाम नहीं ले रहे। भरपूर हमलों के बावजूद ईरान की जो फिजाई दिफाई सलाहियतें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। वो उनके मिसाइल, अमेरिकी मिसाइल भी गिरा रहा है, वो ड्रोन्स भी गिरा रहा है, वो उन पर हमले कर रहा है और अपने आप का अपना दिफा भी कर रहा है। अमेरिका ने फिर ये कहा है कि वो न्यूक्लियर जौहरी एसिड्स जो हैं, प्लांट्स हैं, उनको निशाना बनाएगा, जिसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अगर अब निशाना बनाया गया तो खित्ते के तमाम ममालिक में जहां जहां पर भी अमेरिकी एसिड्स हैं और फिर बिला इम्तियाज उन्होंने कहा है कि मलियामेट कर देंगे इन तमाम इलाकों को और इनमें जो अस्करी क़ुव्वतें हैं और जो पॉकेट्स हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। तो अब ये मामला कहाँ जा रहा है, वाशिंगटन में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, और फिर यहाँ से बैठकर हम तज्जिया करेंगे पाकिस्तान की जो इसमें अब नागुज़ीर मदाखलत हो गई है। एक तो सालिस का किरदार था, लेकिन अब एक और रोल उसका नज़र आ रहा है, तो वो किस तरह से होगा और फिर पाकिस्तान का साल एक स्टेटस है वो रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। मेहमानों की तरफ आता हूँ। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, दिफाई तजज़ियाकार, बेहतरीन तजज़िया आप उनके सुनते हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहतरम जनाब अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार, वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अनवर साहब आपसे ही शुरू करते हैं, क्या इस वक्त चल रहा है वाशिंगटन में, क्या सोच है व्हाइट हाउस की, मीडिया वहां पर क्या बात कर रहा है, दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर है, लेकिन किस हद तक है, क्या हो रहा है वहां पर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, वाशिंगटन में जो रिएक्शन है मुख्तलिफ किस्म के हैं, यानी कोई इस तरह का नहीं है कि सारे के सारे जंग की हमायत में हैं या सारे जंग के खिलाफ हैं। ज़ाहिर है यहाँ एक डेमोक्रेसी है, तो हर जो ग्रुप है वो अपनी बात करने पे आज़ाद है। अब डेमोक्रेट जो हैं वो मुसलसल जंग की मुखालफत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि खामखा की जंग शुरू की है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसको रुकना चाहिए। दूसरी तरफ ये हुआ है कि ये जो दोबारा जो जंग शुरू हुई है उसमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से जो रिपब्लिकन्स हैं और राइट विंग के लोग हैं वो सदर ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले जो वहाँ मुखालफत शुरू हुई थी अब उस तरह नहीं, वो सदर ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं उस जंग में। अच्छा, फिर तीसरा ग्रुप है जो वो ये कहता है कि ठीक है जंग गलत शुरू की, लेकिन अमेरिका को हार मान के निकलना नहीं चाहिए और वो जंग उस वक्त तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि अमेरिका की मर्जी का फैसला ना हो। तो यही मौक़िफ़ जो है सदर ट्रंप का भी है। तो अब इसमें कि
कौन सा मौक़िफ़ जो है वो हावी होगा, वो डिपेंड करेगा जंग की सूरत हाल पे। अगर अमेरिका वाज़ह तौर पे अमेरिका की बरतरी नज़र आई, तो जो जंग के हामी हैं वो इनकरेज होंगे और उनकी बात मानी जाएगी, और अगर अमेरिका वहाँ वीकन होता है तो फिर डेमोक्रेट्स की बात मानी जाएगी और जंग के मुखालफिन जो है वो मुस्तहकम होंगे। ठीक है, तो आप और आप जैसे दीगर सीनियर तज्ज़ियाकार अमेरिका में बैठकर क्या तज्ज़िया कर रहे हैं कि इस जंग का रुख किस तरफ है? अमेरिका क्या किसी दलदल में फंस रहा है, या अमेरिका ईरान को न्यूट्रलाइज कर देगा और अपने मकासद हासिल कर लेगा? देखें, दलदल में फंस रहा है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात होगी, क्योंकि बहरहाल जो भी डेवलपमेंट हो उसके असरात अमेरिका की जो मिडल ईस्ट में प्रेजेंस है उस पर तो पड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका खुद किसी दलदल में पड़ जाए जंग की वजह से, ये ज़रा मुश्किल है। अमेरिका बहुत दूर है ईरान से, और लेकिन ये है कि उसकी जो मिडल ईस्ट में जो प्रेजेंस है उसको खतरा होगा अगर ये जंग अमेरिका के खिलाफ गई तो। लेकिन हुआ क्या है कि ईरान ने भी ये साबित किया कि वो रेजिलियंस है उसमें, और वो मार खाता रहेगा और बैठा रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। अमरीकियों ने भी ये बात साबित की है कि अगर वो चाहें तो अफगानिस्तान की तरह यहाँ भी 20 साल तक बैठ सकते हैं और लड़ सकते हैं। और यहाँ पे देखा है कि मुखालफत के बावजूद, आपने अफगानिस्तान में देखा, आपने वियतनाम में देखा, वो दूसरी पार्टी जो जंग की मुखालफत करती है, लेकिन जब वो पावर में आती है तो चूंकि वो समझती है कि अमेरिका के मुफाद में इसको कंटिन्यू करना, वो जंग को जारी भी रखती है। वाशिंगटन में दो तरह की ओपिनियन है। एक तो ये है कि हम ये जंग खत्म कर देनी चाहिए, हमें फौरन निकल जाना चाहिए, और दूसरी ये है कि हमें उस वक्त तक रहना चाहिए जब तक की ज़रूरत है। ठीक है, यानी प्रिवेल वो मौक़िफ़ करेगा जैसे हालात होंगे। तो प्रोफेसर साहब, क्या अमेरिका इस जंग में अफगानिस्तान की तरह 20 साल तक रह सकता है और दुनिया इसे बर्दाश्त कर पाएगी? मेरे ख्याल से अब जो चेंजिंग करेक्टर ऑफ वार है, वो वार इतनी लंबी नहीं रही। कई दफ़ा शुरू होती हैं, कई दफ़ा बंद होती हैं, और ख़ुद ही वो फतह का और उसका ऐलान कर देती हैं। शॉर्ट और प्रेसाइज हैं, लेकिन ये जंग फैलती जा रही, कई दफ़ा शुरू हुई, ख़त्म हुई। हम देख रहे हैं कि जो तवील जंगें भी इसमें नज़र आती हैं कि यूक्रेन और रशिया की है, और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, वार है। और ये वार अब ये महदूद जंग के तौर पे शुरू हुई, लेकिन जंग महदूद नहीं रही। ईरान ने जवाबी तौर पे जो हमले किए हैं, उसने पूरे गल्फ को, मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में ले ली। जो अनवर इकबाल साहब ये बात कर रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ जो आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि 37.5 अरब डॉलर जी, अमेरिकन इकॉनमी जो पोस्ट कोविड में पूरी दुनिया की जो मजबूत मईशतें हैं वो स्ट्रेस का शिकार हुई और उससे निकलने की कोशिश कर रही थी। तो पहले यूक्रेन का आ गया क्राइसिस, अब दूसरा ये। तो जो ये तो ठीक है कि ईरान से अमेरिका दूर है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जब एनर्जी मार्केट पे आता है, जब सप्लाई चेन पे आता है, जब रिसेशन में इकॉनमी मजीद जाएगी, तो फिर इस जंग से अमेरिका के आम शहरी भी मुतासर होंगे। ठीक। तो ये जंग जो है, इसका रोकना, जो हम बड़ी दुनिया पर उम्मीद थी इस्लामाबाद टॉक्स में, फिर स्विट्ज़रलैंड में जो एक हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग हुई जी, तो इस वक्त दुनिया डिप्लोमेसी के हवाले से एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। क्यों मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है कि 100 साल की आप तारीख में देख लें तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो 1990 तक निज़ाम रहा है, उसके अंदर हमें रूल बेस ऑर्डर नज़र आता है, यूनाइटेड नेशंस का किरदार है, सुपर पावर्स रिस्ट्रेन कर रही हैं। लेकिन उससे पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में पॉपुलिस्ट लीडरशिप थी। वो मुसोलिनी थे, हिटलर थे, और वो बड़ा मुश्किल दौर था। पहले जंग अजीम हुई, फिर दूसरी जंग अजीम हुई। इस वक्त भी एक दुनिया मुश्किल दौर से दोहरा रहा है कि पॉपुलिस्ट लीडरशिप है वो। अब आप इसका ग्राफ बनाएं अगर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का, तो वो ग्राफ आपको स्पाइक होती सारी नजर आती है। जिस तरह आज उन्होंने बड़ा खतरनाक बयान दिया अमन पसंदों के लिए कि पावर प्लांट पे, ब्रिजेस पे होंगे हमले, इंस्टॉलेशन पे होंगे, और फिर अगला जो उनका ट्वीट आएगा वो बिल्कुल रिकॉन्सिलेटरी हो। तो ये पहला मौका है कि एक आलमी मुआहदा हुआ, उसके बाद बर्फ पिघल नहीं रही। ठीक है। इसमें दोनों फरीकैन के कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक वर्ड आपने देखा होगा, इसकी एक जो शिक थी क्लासी के 60 डेज का एक पीरियड है, सीज फायर, वो ये खतरे में पड़ गया सारा अमन जब वो सीज फायर नहीं हुआ।
अब आप ये देखें कि इसकी जो कॉस्ट है, ये जो इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमी पे आ रहे वो सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान वार नहीं। और इससे ज़्यादा खतरनाक शायद बात ये हो गई प्रोफेसर साहब कि जो पहले ही डिस्ट्रस्ट था वो मजीद बढ़ गया। अब कौन किस पर भरोसा करेगा? तो ब्रिगेड साहब, भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर मुश्तबा खामनाई कह रहे हैं, मसूद पज़ेश्कियान कह रहे हैं कि इन पर भरोसा नहीं कर सकते, इन पर भरोसा नहीं करते। जब एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है और एक बड़ा अच्छा मौका ज़ाया हो चुका है, तो अब ये मौका मुस्तकबिल करीब में मिल जाए, इसके इम्कान तो बहुत कम है ना। ये बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब। इससे पहले जो आपने जितनी भी बातचीत हुई है उसमें दोनों साइडों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें आपने ये देखा कि इस जंग का इनिशिएटर बुनियादी तौर पे अमेरिका है और ईरान जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है उस चीज़ को, तमाम की तमाम चीज़ों की। अभी जैसे अनवर साहब ने कहा कि वहाँ पे दो ग्रुप हैं जो कोई वॉर को सपोर्ट करते हैं, तो राइट विंग है जो वॉर को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका जो है वो विक्टर होकर निकले। लेकिन जब इन तमाम चीज़ों को आप जेडी वैंस के इंटरव्यू के तनाजुर में देखते हैं तो वहाँ आपको एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी से नज़र आती है, और वो ये है कि जो लोग इस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे उसके ऊपर जितना पैसा लग रहा है, जिसका जेडी वैंस साहब ने जिक्र किया, जितने रिसोर्सेज आ रहे हैं, उन तमाम के पीछे वो इजराइल है, और अगर इजराइल है तो वो ये पैक के थ्रू है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वाशिंगटन के फैसले जो है तल अवीव में हो रहे हैं और इजराइल प्रेशराइज कर रहा है कि इस जंग को ना रोका जाए। मीनिंग देयर बाई कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस जंग को रोकना भी चाहता है तो वो इसलिए नहीं रोक सकता कि पीछे जो उसके शैतान याहू खड़ा है वो जंग को रोकने नहीं देगा, या APEC की जो लॉबी पीछे खड़ी है जहाँ पे $multi-billion बिजनेसमैन है जिन्होंने पहले भी ट्रंप को पैसा ये दिया था कि आप जो अपनी एम्बेसी है जेरूसलम में शिफ्ट कर लो पहले टेन्योर में, और वो जो अपना ट्रम्प ने कर भी दिया था उसको। तो इसका मतलब है कि बुनियादी जो मूवर है इस तमाम चीज का, जो फुलक्रम है, वो इजराइल का फुलक्रम है। अभी ये एक लिमिटेड वॉर के कॉन्सेप्ट में अगर आप इसको देख रहे हैं हम, तो इसके अंदर जो भी चीजें की जा रही है वो बुनियादी तौर पे आपने देखा होगा वो सारे के सारे टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स हैं जो प्रॉक्सी फ्रिक्शन पे भी की जा रही है, जो नेवल एनफोर्समेंट है, नेवल ब्लॉकेड, नेवल एनफोर्समेंट भी किया जा रहा है। और इस लिमिटेड वॉर की जो करेक्टराइजेशन है वो न सिर्फ स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव में तब्दील हो गई है, वो सिलेक्टिविटी ऑफ टारगेट्स में भी डिफरेंट है। और उसमें जब आप इन दोनों चीज़ों को, स्कोप को और सिलेक्टिविटी को एक जगह जमा करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि कोई भी जंग अमेरिका या कोई भी पावर, अगर अमेरिका की जगह कोई और भी ताकत होती तो वो उस वक्त तक उस जंग को नहीं जीत सकती। अगर हम ये थीसिस लें कि ट्रंप इस जंग में जीत के निकलना चाहता है तो वो उस वक्त तक नहीं जीत सकते जिस वक्त तक आप अपने बूट्स ऑन ग्राउंड रख के उस जगह को कैप्चर ना करें। ठीक, ये एक वॉर का असूल है, एक जंग का एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है कि जब आप टारगेट को ऑक्यूपाई करते हैं, आप उसको ऑक्यूपाई करके आप अपना डिफेंस बिल्डअप करते हैं या उससे आगे एडवांस करते हैं, फिर आप आते हैं कि जी आप ये कहें कि मैं जंग में विक्टर हूँ। इस जंग में अमेरिका कभी विक्ट्री क्लेम कर नहीं सकता क्योंकि इससे पहले वो 20,000 पाउंड का बम जो है वो गिरा चुका है फिरदौस पे और ननताज पे, और अभी तक वहां पे एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो टारगेटेड मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अगर कुछ करने की कोशिश करेगा तो जंग के स्कोप को इसी चीज में, जिस पैरामीटर में इस वक्त ये हो रही है, इसी पैरामीटर में उस जंग को लेंथन करने की कोशिश करेगा। अभी आप देखिए उसके सऊदी अरब के साथ $2 बिलियन हार्डवेयर का, इस पर दोबारा आता हूं, $30 बिलियन का उन्होंने, आपने जिन मसाइल की बात की और जिस तरफ इशारा किया, जरा अमीर इकबाल साहब से जानना चाहता हूं कि सर इस चीज को कैसे दें कि 21वीं सदी की जो जंगे, टारगेटेड जंगे, अब जो बैटल फील्ड है वो सिर्फ बॉर्डर नहीं है बल्कि पूरे के पूरे मुल्क हैं, कहीं पर भी हमला किया जा सकता है। तो टारगेटेड हमले वो 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में फैसला हो जाता है कौन जीता कौन हारा। लेकिन अगर कोई फंस गया उसमें तो फिर जो यूक्रेन में और रूस में हो रहा है वो सूरत हाल होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अमेरिका यहां जाता नजर आ रहा है, पेट्रो डॉलर उसका खतरे में है, मजीद पैसे मांगे जा रहे हैं कांग्रेस से, वहां पर उस पर बातचीत हो रही है। फिर जेडी वैंस का बयान कैसे दिया जा रहा है, क्योंकि हमने यहां पर बैठ के जब जेडी वैंस का बयान सुना तो यहां पर जो बातें हुई वो तो कुछ और अंदाज से हुई। अमेरिका में इन सारी चीजों को कैसे देखा जा रहा है?
देखिए, मैं तो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन सका क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी जी। तो इसलिए, लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ब्रिगेडियर साहब ने पहली बात की थी उससे मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि देखें, ये जंग ऐसी है जिसके असरात इतने ज़्यादा हैं, यानी ग्लोबल इकॉनमी पे, बैनुल अक़वामी मईशत पे, कि अमेरिका चाहे जो भी चाहे, दुनिया इसको बहुत अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकती और फिर अमेरिका पे दबाव बढ़ेगा इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने का। और खुद अमेरिका में भी मुखालफत है जंग की। दूसरी तरफ ये है कि ईरान और अमेरिका दोनों ये समझते हैं कि इस जंग को बहुत अरसे तक वो जारी नहीं रह सकते, ना ईरान कर सकता है। हम सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं कि अमेरिकन मईशत को नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, लेकिन आप ईरानी मईशत की बात करें कि ईरानी मईशत को कितना नुकसान हुआ। जहां 19 मिलियन रियाल का $1 हो जाए, आप सोचिए वो इकॉनमी कहाँ खड़ी होगी। ठीक। अच्छा वसीर साहब, जैसे अमृतपाल साहब कह रहे हैं कि समझा तो लिया पहले भी ना, तो दोबारा क्या समझाएं? अब कितना मार्जिन है मीडिएटर्स के पास, फैसिलिटेटर्स के पास? इस डील के कोई गारंटर नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, और ट्रस्ट डेफिसिट नॉर्मली जब टॉक्स हो जाती हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज होता है। इस केस में ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज नहीं हो रहा। और अब ये कि ये ईगो का भी एक मामला है, और दोनों मुल्क अपने अपने डोमेस्टिक बयानिए के असीर हैं। अमेरिका में वस मुद्दती इंतखाबात आते हैं, और इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी दो बड़े मेजर इशू होते हैं जिसपे अमेरिकन वोटर उनको गेज करता है। ठीक है। कई वॉर्स जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का कैरियर लेगी, वो अफगानिस्तान वार हो, वो इराक वार हो, वियतनाम वार हो, तो इसमें उनको अभी तक तो एक स्टेल मेट है, कोई सक्सेस नहीं है। और जहाँ तक ये कि वो एक सुपर पावर है, वो ये तासर नहीं देना चाहते कि ईरान जो एक मीडियम साइज मुल्क है जी, उसके आगे उनको पसपाई। यहीं से शुरू करें, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू कर। ये जो जंग जारी है इसमें स्टेलमेट की सिचुएशन है। अमेरिका सुपर पावर है, एक मिड पावर को वो जेर नहीं कर पा रहा, यही उसके लिए बहुत बड़ा धचका है। यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास आने से पहले जहां गुफ्तगू हो रही थी प्रोफेसर साहब से, वो गुफ्तगू कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, जितने अब तक हमले अमेरिका के ऊपर हुए हैं, उतने ही टारगेट ईरान ने अमेरिकी एसेट्स और इत्तेहादियों के निशाना बनाए हैं। एस्केलेशन मजीद बढ़ेगी, वो इनके न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करेंगे, ये सबसे केबल काट देंगे, मंदब उन्होंने बंद कर दिया, डेटा सेंटर पर हमले शुरू हो गए, बिजनेस सेंटर पर हमले शुरू हो जाएंगे। ये तो पूरी दुनिया को 15-20 दिन में शदीद किस्म के बहरान में मुब्तला कर सकती है। ये क्राइसिस है, बिल्कुल अनफोल्ड हो रहा है, और आगे जिस तरह यूरोप में इसके बाद सर्दियां आएंगी, तो अगर ये 2-3 महीने चलता है तो ये बहुत बड़ा एक आलमी बहरान डेवलप हो रहा है। अब ईरान का ये है कि वो इस जंग को फैला तो चुका है गल्फ में, तो उसके लिए भी सोचने की पिछली 5 दहाइयों से वो सैंक्शंस का शिकार है। ठीक है कि वो मज़ामत कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन इस के ऊपर उनकी इकॉनमी के जो चैलेंजेस हैं, और जंग से पहले आपको याद होगा कि तेहरान की स्ट्रीट में अनरेस्ट, तो कोई भी जंग जब तवील होती है तो वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, उसकी कॉस्ट इन्हें भी देनी पड़ेगी। तो ईरान के भी इंटरेस्ट में है कि वो, जिस तरह आपने इब्तदाइये में बताया कि सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व हो गया, और बहुत सारे मुल्क जो मीडिएट कर रहे थे जिनमें कतर भी है, उनको भी जब आप टारगेट करते हैं तो आपको रीजनल भी उसकी कंपल्शंस होती हैं, और इलाकाई इत्तेहादी भी चाहिए होते हैं। तो ईरान को भी चाहिए कि सोचे कि इसको एक जगह फ्रीज करके, महदूद करके हम किस तरह जंग कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है मेरे ख्याल से इसको आगे इसका बहरान का हल, वो ये नज़र आता है कि रूल बेस एक इंटरनेशनल ऑर्डर हमें वापस लाना होगा, जहाँ सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की और यूरोपियन कम्युनिटी वो प्रोएक्टिव रोल करें। सिर्फ ये जो हम कह रहे थे ना कि अमेरिका को समझाएं, अमेरिका को समझाना या प्रेशर जनरेट करने के लिए यूरोप में तादी हैं जो उसके इस जंग में शरीक नहीं हुए, तो मुसलमान मुल्कों को चाहिए कि वो वहाँ भी एक इनिशिएटिव लें, यूरोपियन पार्लियामेंट में, फोरम्स में, मैं इस पर आपसे और यूएन में, क्योंकि अब इतना दम तो किसी में नजर नहीं आ रहा। किसी की जंग होती थी तो अमेरिका जाता था, अब अमेरिका की जंग में कोई नहीं आ रहा क्योंकि अमेरिका ही खड़ा हुआ है। इसमें एक है कि रशिया है, इसमें चाइना है,
वो भी एक उनके पास वो क्यों चाहेंगे कि अमेरिकी फुटप्रिंट इस इलाके में बाकी रहे और पेट्रो डॉलर बाकी रहे? तो उनकी अपनी इकोनॉमी जब ग्लोबल क्राइसिस आएगा, ठीक है, तो आज तो अब ठीक है कि ये, लेकिन उसकी लपेट में जब चाइना आएगा, रशिया आएगा, यूरोपियन कम्युनिटी आ चुकी है, ठीक है, तो फिर ये वहां जाकर बर्फ पिघलनी चाहिए, पिघलनी चाहिए। ब्रिगेड साहब, ये जंग फैल चुकी है, अब पाकिस्तान जंग से दूर था, बिल्कुल न्यूट्रल था। अब हौसी बागियों ने जो हमला किया है ईरान सऊदी अरब के ऊपर, तो सऊदी और पाकिस्तान का मुआहदा फुल्ली तौर पर एक्टिव है। वहां पर मजीद कोई हमला होगा तो पाकिस्तान जवाब देगा सऊदी की तरफ से। तो पाकिस्तान की पोजीशन अब क्या होगी इस जंग में? वो सब दो चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। तो ये आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक गार्डियन में आर्टिकल आया है कि जिसकी हेडिंग है ट्रम्प ड्रैग्ड अमेरिका इनटू एंडलेस वॉर। उस आर्टिकल के अंदर एक सेंटेंस है, उस राइटर ने लिखा है कि ये वॉर जो है ये डिपेंड करती है ऑन द शिफ्टिंग मूड ऑफ ट्रम्प। इट हैज नो ऑब्जेक्टिव। और उसने कहा कि अभी जो अमेरिकन सोल्जर्स के मरने पे जो उसने एक बयान दिया है कि जी मैं अपनी जो स्ट्राइक वो डिस्ट्रक्शन जो है और जो मिसाइल अटैक है वो तेज कर दूंगा, तो वो जो है वो अमेरिका को किसी पॉजिटिव जगह पे लेके नहीं जाएंगे। तो अब ये समझ लिए कि ये लिमिटेड वॉर जो है ये एक ओपन एंडेड कन्फ्लिक्ट में चेंज हो रही है। और उसका एक हिस्सा आपने अभी मेंशन किया जो हौतीस से रिलेटेड है। हौतीस ने इससे पहले भी सऊदी अरब ने हौतीस पे हमला किया था, उस वक्त भी पाकिस्तान को बुलाया गया था और पाकिस्तान ने अपनी कंपल्शन की वजह से इस वॉर में आने से इनकार कर किया था क्योंकि हौतीस की जो है वो सऊदी अरब की और हौतीस की बड़ी पुरानी यमन के अंदर लड़ाई चल रही है। और जबकि इजराइल जो है वो STG सुप्रीम ट्रांजिशन काउंसिल जो है उसको सपोर्ट करता है और सऊदी अरब जो है वो प्रेसिडेंशियल काउंसिल को सपोर्ट करता है। अब अगर हौतीस ने इससे पहले जो हमले किए थे, आपको पता है पहली दफा उन्होंने बाब अल मंदब को बंद किया था उन जहाजों के लिए जो इजराइल की तरफ जा रहे थे या इजरायली हमले को लेके जाते थे। उसके साथ उन्होंने इजराइल के बहुत सारे शहरों पे भी मिसाइल अटैक्स किए थे। ये बात तो समझ में आ गई सर। जो दिफाई पावर कम नहीं हो रही, अब 12 दिन की भरपूर तरीके के हमले और उसके बावजूद ईरान का एयर डिफेंस काम कर रहा है, ये जो है कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पूरी माइट इस्तेमाल कर दी इन 12 दिनों में। जी बिल्कुल, देखिए ईरान कैस्पियन सी के किनारे पे है। कैस्पियन सी का एक एंड जाके रशिया से मिलता है और उसके साथ रशिया और चाइना की आपस में कोऑर्डिनेशन है। लास्ट टाइम चाइनीज ने एक शिप पूरे का पूरा लाके खड़ा कर दिया था लॉन्गोंग 1, जिसकी इंटरसेप्शन और जिसकी टारगेट एक्विजिशन जो थी वो उसका बबल जो था वो 2000 किलोमीटर से ऊपर जाता था। और उसके साथ साथ जो वहाँ पे सिस्टम आपने देखा, जब पिछली वॉर थी उसके दरमियान बहुत सारी ऐसी फ्लाइट डिटेक्ट हुई थी जो आके रशियन बड़े हैवी कार्गो प्लेन्स हैं जिन्होंने आके ईरान के अंदर लैंड किया था। तो ये नहीं है कि ईरान ये जंग सिर्फ अकेला ही लड़ रहा है और ना लड़ेगा, बिकॉज अगर चाइना ने कल ये स्टेटमेंट दे दी है कि जी आप बाब अल मंदब को भी बंद ना करें और स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर जो पहले खुली थी अमेरिका के ऑपरेशन के बाद बंद हुई है उसको भी खुला रखने की कोशिश करें। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक ओपन एंडेड कन्फ्लिक्ट है और इस कन्फ्लिक्ट के ऊपर जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि 12 ममालिक इन्वॉल्व हैं, वो 12 ममालिक वो हैं जिनके ऊपर ईरान फायर कर रहा है। कुछ इसके अंदर पीछे बैकडोर ममालिक इन्वॉल्व हैं या बैकडोर तमाशाई भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिप्लोमेटिकली भी इन्वॉल्व हैं। और वो डिप्लोमेसी का एक फैक्टर आपको नजर आया होगा जब फीफा का फाइनल हुआ था और वहां पे स्पेन जीता है तो वहां पे किस तरह फलस्तीन के फ्लैग जो हैं वो लहराए गए हैं, जिसका मतलब है कि डिप्लोमेसी के जरिए इस वक्त इजराइल जो है एक कॉर्नर में खड़ा हुआ है और जो स्पेन की स्टेटमेंट है कि जी हम किसी की तरफ ताल्लुक, तो ये तमाम चीजें जब आप कंबाइन करेंगे तो ये वॉर जो है ये जो ओपन एंडेड कन्फ्लिक्ट जिसमें जो कन्वर्ट हो रही है और जिसमें आपने जो टारगेट एक्विजिशन है, ये टारगेट सिलेक्शन जो है वो एरियल मीन से एंगेज हो रही है, तो वो चीज़ें जो हैं उनके ऊपर ईरान के पीछे कुछ और चीज़ें भी हैं जो ईरान की तरफ जा रही हैं, जिससे ईरान इसको रेजिस्ट कर रहा है और करता रहेगा। जी ईरान के पास होगा एक ब्रेक मुझे यहाँ लेनी है, आगे चलेगा और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ब्रेक के साथ यहाँ ब्रेक ले लिए। हमास जो अपना
गजा का कंट्रोल वहाँ उस कमेटी को देने वाला था जो डोनाल्ड ट्रंप की पीस बोर्ड के तहत वहाँ पे काम करने वाली थी, वो मामला भी खटाई में पड़ गया है। ब्रेक के बाद आते ही कोशिश तो ये है कि इंडिया के हवाले से भी कुछ ना कुछ बात करें, लेकिन देखने के वक्त कितना है और फिर प्रोफेसर साहब इस पर गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। सर, जो गुफ्तगू हुई उस पर अगर आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें, कोई आपका मेरे ख्याल में देखिए, ये हमास रेजिस्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो उनका दौर इस लिहाज से गुजर गया है कि उनको ईरान सपोर्ट करता था पूरी इसमें दुनिया में। अब ईरान के अपने मसाइल हैं और वार की कॉस्ट उसको भी देनी पड़ रही है, और बशर अल असद की रजीम वहाँ ख़त्म होने से सीरिया में उनको सेट बैक हुआ, और यहाँ भी जो की फिगर हैं ईरान के अंदर या बाहर वो टारगेट किए इसराइल ने। तो हम ये जो ख्वाहिशात हमारी हैं, अब नॉन स्टेट एक्टर्स का मैं कोई आगे इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई बहुत बड़ा फॉर्मेडेबल रोल नहीं देखता। यहाँ उनका एक कैरेक्टर है वो और वो नजर आ रहा है, वो देखते हैं कि उसका क्या बनता है। मैं चाह रहा हूँ जरा इंडिया के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। सर, बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी साहब की गवर्नमेंट, बार बार इलेक्ट होने वाली वो विश्व गुरु बड़ी मजबूत समझी जाती थी। ये कॉकरोच पार्टी ने जो हशर किया है और जिस तरह का क्रैकडाउन वहां पर हो रहा है, तो ये मोदी गवर्नमेंट जो है वाकई वो कमजोर महसूस कर रही है अपने आप को कि रियासती जबर का वहां पर दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह पर इज़हार। ये जो रिप्रेशन उन्होंने मीन लिया और मिस कैलकुलेशन की है, ये भारत की तारीख में 76 साल में दूसरी दफा है। एक दफा इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई और उन्होंने कहा इमरजेंसी में सोसाइटी उन्हें सपोर्ट करेगी और अपोजिशन कॉर्नर हो। अगला इलेक्शन वो हार गई। तो ये मूवमेंट भी इंडिया में ऐसे है, ये ऐसे ही आउट ऑफ ब्लू मूवमेंट नहीं आई। आप इससे पहले देखें तो फार्मर्स मूवमेंट, जो पंजाब के किसान वहाँ आए और इंटरनेशनल मूवमेंट हो गई। कनाडा से भी इंडिया ने एग्री किया, फिर शाहीन बाग जो रियासती जबर हो रहा है, जिस तरह से पुलिस मार रही है लोगों, लेकिन वो फियर खत्म हो गया। और कांग्रेस उसको जो प्ले कर रही है कि एक मूवमेंट के अंदर उन्होंने एक ट्विस्ट दिया है, राहुल गांधी गए हैं, उनकी बहन गई हैं वहाँ। तो जो इंडिया की सिविल सोसाइटी और मीडिया जो वो एक फियर का एलिमेंट है उनका, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट उन्हें देनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो नौजवान है ये बड़ा ख़तरनाक है कि इकॉनमी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं परफॉर्म कर रही। अब नौजवानों की मिडिल क्लास एस्पायरेशन है वो पूरी नहीं हो रही। वो आप श्रीलंका में देखें, बांग्लादेश में देखें, इंडिया में भी देखें। इसमें पाकिस्तान के लिए भी लेसन्स हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए, इलीट की मरात कम करनी चाहिए और नौजवानों के लिए आगे बढ़ने के ज़्यादा मौके देने चाहिए। ब्रिगेड साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इंडिया माफ कीजिएगा, जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो मिडिल सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में जारी है, इससे पूरा बाहर है। पाकिस्तान ने जो पिटाई लगाई है वो हमारे सामने है, उसका इंटरनेशनल कद काट कम हुआ है, अंदरूनी तौर पर वीक हो रहा है, हमारे अंदर अंदाजी की फिर भी कोशिश कर रहा है। तो ये मोदी को समझना चाहिए कि दूसरे मुल्कों को छोड़कर अपनी फिक्र करें। नहीं, वो मोदी नहीं समझेगा, इसलिए कि उसका सोच का अंदाज मुख्तलिफ है। और उसका सोच का अंदाज और अमित शाह की सोच का अंदाज जितना भी है, या उसके साथ मोहन भगवत हो गया, राजनाथ सिंह हो गया, अजीत कुमार डैवल हो गया, उन सबका सोच का अंदाज जो है वो फैशिस्ट सोच का अंदाज है। और उन्होंने जमहूरियत को, जो इंडिया की दो चीज़ें जो दुनिया में काउंट की जाती थी, सेकुलरिज्म, उसका उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आपको खुद ही पता है जो कुछ सिखों के साथ हुआ, जो कुछ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं जो रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया गया है, जो कुछ आसाम में हो रहा है, जो कुछ माउस के साथ हो रहा है, वो जो कुछ शुद्दर के साथ हो रहा है इंडिया के अंदर, जिनको आप अनटचेबल्स कहते हैं, तो वो सेकुलर तो बिल्कुल तबाह बर्बाद करके उसने रख दिया। ह्यूमन राइट्स के हिसाब से जो कुछ जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, उसकी आप रिपीटेड के पिछले कितने 20 साल से 25 साल से वहाँ पे 8 लाख फौज डिप्लॉयड है और आज तक वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक को नहीं रोक सकी। अभी ये जो इंटरनल फॉल्ट है नीट के एग्जाम की, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें 20 स्टूडेंट्स ने खुदकशी करनी है। ये खबर आने के बाद कि पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि वो लीक हो गया था। अब ये जो जेन ज़ी की तहरीक जिस वक्त जो चली है, इसका बहुत सिवियर इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी नोटेबल फिगर्स हैं
वो भी उसको ज्वाइन कर चुकी हैं, और अभी सिख हैं जो किसान हैं वो भी मार्च और करके जेनजीज मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं लेकिन नोटेबल वो इसको मजीद ज्वाइन करें, जो सेलिब्रिटीज हैं उनको कॉल कर रही हैं। और प्रोफेसर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए, बहुत से लेसन हैं यहाँ पर भी, बड़े पर्चे आउट होते हैं, बहुत एग्जाम्स वगैरह में चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान को बेहतरी करनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ में। वेलकम बैक। साबित ये होता है, चाहे वो सेंट्रल एशिया का तनाज़ा हो, चाहे इंडिया की हमने गुफ्तगू की, कि मुल्कों को अपने अंदर चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी आवाम को मुतमईन करने की ज़रूरत है, और अपने दुनिया में ममालिक के साथ कोई एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है, चाहे वो इसराइल हो, ईरान हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो। इसके बगैर अब दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसका मुहाफिज चीन या उसका सुरखेल चीन बन रहा है, वो यही है कि कोई एग्जिस्ट करें, तरक्की करें, खुशहाली लाएं, एक दूसरे के कामों में, चीज़ों में टांग ना अड़ाएं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब अनवर इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद थे। हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।